टच किया कि स्पेशली फॉर गर्ल्स सिंस चाइल्डहुड वी कैन से हम लोगों को स्पेशली दोस्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आते जाते हैं या जो बसेस में ट्रैवल करते हैं, जो लोकल ट्रेन्स में करते हैं, तो लाइक दे वर एक्चुअली हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग कि मम्मियाँ वगैरह समझाती थी कि बेटा ऐसा हो सकता है तो इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। बट दिस इज गुड कि आज की जनरेशन को ये चीज़ें पता हैं, दे आर मोर अवेयर एंड दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर राइट प्रिसाइजली। तो सर ने बहुत अच्छे हमें ऐप्स भी बताए, तत्पर ऐप बहुत अच्छे हमें, ये शायद मुझे भी नहीं पता था ये सारे के सारे जो सर ने मोबाइल नंबर हमें दिए हैं 18111211090। आई एम श्योर अब हम इन्हें अपने फ़ोन में रजिस्टर कर लेंगे एंड वी विल यूज़ देम एट राइट टाइम। सो मूविंग अहेड, सोनल जी शायद एसीपी सर ज्वाइंड। सर आप आ चुके हैं? वीरेंद्र पुंज जी, हैव यू ज्वाइंड अस? नहीं आ रहा है। ओके, प्लीज कंटिन्यू, आई एम सॉरी। या सोनल जी। so now moving ahead, I proudly want to invite our torch bearer Shri Ritu ji and Avnish sir. ये जो मैंने एक टैगलाइन ली है वो एग्जैक्टली इनके ऊपर जाती है, मेंटरिंग इज अ ब्रेन टू पिक, like they explored and invested in all professionals and here to listen. Then Ritu मैडम ने इतना इनिशिएटिव लिया, she went to every offices, professionals को पकड़ा, उनकी जर्नी समझी and a push in the right direction, and finally they motivate us to join this pink and blue, and we all are a big family and we are seeing the great impact of it. Like हमारे so many members ICC के members बन गए हैं, companies में they are playing important role. So hats off to their great efforts and really इतना pain, इतना initiative कोई नहीं ले सकता, and we are really blessed to have such torch bearer with us. Potential is not an end point but a capacity to grow and learn. अवनीश सर हमारे इतना calmly हर चीज़ अच्छी तरह समझाते हैं. We can't have such great mentor like Avnish sir. He's always calm, he's always there for you, and the whole team moves in one direction because the efforts of these two people actually are there always with us. So I guess we don't need to have an introduction because हम जानते हैं कि हमारे दोनों mentors हमारे लिए कितने special हैं. And without wasting any time, ma'am and sir, please I will invite you both to again enlighten us with your great speeches and powerful words. Thank you, ma'am. Thank you, Sonal ji. First of all, a very, very huge thank you to both of our chief guests. I think Nisar ji तो चले गए हैं, but still I would like to thank him. He is our patron and under his guidance हम लोग सर से guidance लेते रहते हैं और आज we are here. कर लिया सर. Sir, okay. Thank you निसार सर, आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल है और आज जो आपने स्माइल फाउंडेशन वाला एग्जांपल दिया है इट्स रियली मतलब मैं बता नहीं सकती हमारे लिए कितना मोटिवेशनल है. थैंक यू सो मच सर. एंड श्री वीरेंद्र पुंजी एसीपी सर ने भी रिज्वाइन कर लिया है, तो थैंक यू सो मच सर. आपने हमें तत्पर ऐप के बारे में पिछली बार भी बताया था, अब की बार भी बताया. सर हमारे साथ होते हैं तो हमें एक दिल्ली पुलिस का, इनफैक्ट पूरे हमारे ये करंट कंट्री की पुलिस का एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. थोड़ा सा हम लोग अपने टाइम के अहेड चल रहे हैं आई थिंक, तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना टेक्निकल प्रोग्राम. once again thank you Nisar sir, thank you ACP sir for being with us and we are blessed to have you here. And I would like to say आज हम लोगों का I am so blessed to see we are about 125 people और हमें उड़ीसा से, कर्नाटक से, उड़ीसा से एडवोकेट है मिस्टर रामानाथ सतपति हमारे साथ, मिस्टर मंजुनाथ है, टुमकुर एक शहर है कर्नाटक से, हैदराबाद से खुशबू जी हैं, पुणे से, एंड ऑल ओवर पलक अरोड़ा जी हैं जिन्होंने जम्मू से, वहाँ पे नेट नहीं आता फिर भी उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है. तो बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट आवर टेक्निकल सेशन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड ये अगले आधा घंटा हम अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे. सो प्लीज बी विद अस होल हार्टेडली. Thank you so much to all of you. Once again, welcome, and we are going to start. Now, the first question is, कोश है
पोश एक्ट क्यों आया? ऑलरेडी तो आईपीसी है, आईपीसी में भी पेनल प्रोविजंस है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो पोश एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आई? आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग जैसे बैंक में जाके लाइन में लग के पैसे निकालते थे, नाउ वी हैव द एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, सब कुछ सेल्फ रेगुलेटेड है। अब आईपीसी में जाके एफआईआर कोई किसी को शेयर कर रहा है, किसी ने सीटी मार दी, आईपीसी में जाके पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाना इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। जाके करवाने के लिए पहले हमें खुद मेंटल, हमें जो एफर्ट्स लगते हैं, फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं, फिर चाहे हमारे अभी एसीपी सर ने बताया कि दिल्ली पुलिस हमें विद स्माइल रिसीव करती है, बट स्टिल अब हम लोग के मन में एक डर होता है पुलिस के पास जाने का, तो हम नहीं जाते। तो और दूसरा गवर्नमेंट ने कहा ऑर्गेनाइजेशंस को कि भैया आप पैसा अर्न कर रहे हैं, अब तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जमाना है, तो गवर्नमेंट कहती है पहले आप अपने यहाँ पर सेफ वर्किंग कंडीशंस लाओ। आपको ये 4-5-6 चीजें मैंने बताई हैं, पहले अपने यहाँ पे प्रोटेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट दो, बिकॉज a protective environment free from sexual harassment is the fundamental right of every citizen of India. So God said then this POSH Act came up, विशाखा गाइडलाइंस, अभी निसार सर ने हमें हिस्ट्री बताई, विशाखा गाइडलाइंस के बाद 2013 में POSH Act आया। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटेड रिजीम है। POSH Act में हमें अपने खुद को, लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो POSH Act का भी यही है। We the members of society, we people working at any organization, we have to provide a safe working environment to our people of organization. So that's why POSH Act. अब secondly हम यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि आज की जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मैं डिलीवर करने वाली हूँ वो मैं कैसे करने वाली हूँ। सी, हम लोग आपको ट्रेनर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं, वी वांट टू मेक यू ट्रेनर्स, वी वांट टू मेक यू अ कंप्लायंस मैनेजर, बट हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानने के लिए हैं। एंड सेकेंडली, फॉर बीइंग अ ट्रेनर यू मस्ट नो हाउ टू ट्रेन अदर्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय लेक्चर, डिलीवर एज लाइक कि आप मेरे ऑडियंस हैं, एंड इन बिटवीन लाइक अ नॉर्मल लेमैन ऑडियंस, जब मैं जाती ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग डिलीवर करती हूँ, सो आई एम गोइंग टू डिलीवर माय ट्रेनिंग दैट वे। बट इन बिटवीन एज अ ट्रेनर, एज अ कंप्लायंस मैनेजर, जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, आई वुड लाइक टू अब मैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बीच में बोलूंगी, सो दैट हम आपको कल को जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप उसके बारे में भी जान सकें। एंड ट्रेनिंग के बाद में भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज रह जाते हैं, वी आर हेयर। अभी लास्ट में मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बता दूंगी, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज बचती हैं, ये क्योंकि वेबिनार मोड है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम वो भी ले सकते हैं। So the first question is, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं being a professional in the POSH Act? सबसे पहले, most of our guests are advocates and company secretaries. We know how to be a compliance manager. कंपनी सेक्रेटरीज हमारे जो ऑडियंस है उनको तो पहले से ही दे आर कंप्लायंस मैनेजर। हम पूरा पोश एक्ट का कंप्लायंस करा सकते हैं। लाइक आई माई सेल्फ गिव अ ईयरली पैकेज, जिसमें मैं पूरा पोश एक्ट की कंप्लायंस कराती हूँ, ट्रेनिंग कराती हूँ। I act as a member of external committee as well, external member of internal committee as well. So you do the compliance. The second thing is you can act as a trainer. Like हम आज जो यहाँ पे करने जा रहे हैं ट्रेनिंग हम आगे ऐसे कैसे कर सकते हैं। थर्ड मेजर थिंग जिससे कि अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू, हम कैसे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। So third opportunity is to act as the consultant. कंसल्टेंट कैसे हो सकते हैं? ऑल्दो इंटरनल कमेटी के सामने एडवोकेट्स का या किसी भी और कंपनी सेक्रेटरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं अलाउड है, बट हाउ वी कैन एक्ट एज अ कंसल्टेंट। बहुत सारी कंपनीज में एनजीओ को एक्सटर्नल मेंबर बनाया हुआ है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि एनजीओ मेंबर ही एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए। नहीं, अगर हम रूल्स पढ़ेंगे तो एनीबडी हु हैज द लीगल नॉलेज और हु हैज द नॉलेज ऑफ वुमेन रिलेटेड इश्यूज कैन बी अ मेंबर। एंड फ्रॉम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, जो एनजीओ मेंबर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हमारे पास आती हैं अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है, so there you can act as a consultant. Secondly, you can act as a consultant to the complainant or to the respondent as well. आप वहां जाके अपीयर नहीं हो सकते कमेटी के सामने, बट आप उनको गाइड तो कर सकते हैं कि आपके ये राइट्स हैं, आप ये एविडेंस दे सकते हैं। रिस्पोंडेंट्स के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। so this way you can act as a consultant. और ट्रस्ट मी, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
So these are the opportunity I would say available for us. And going forward, now technical session. अगर हम कंप्लायंस मैनेजर करेंगे, हम पोस्ट में काम करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक्ट हम दो तरीकों से आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टेक्निकल एप्लीकेबिलिटी, सेकंड इज सोशल एप्लीकेबिलिटी। पहले मैं सोशल एप्लीकेबिलिटी की बात करूंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पोस्ट एक्ट की जानकारी होना तभी जरूरी है जब मेरे घर की कोई लेडीज बाहर जाके काम करती हो, या जो जेंट्स है उन्हें लगता है कि मैं बाहर काम करता हूँ, या मेरे घर के जो बाकी मेंबर्स है बाहर जाके वर्क करते हैं, केवल उन्हीं को पोस्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जरूरी है या पोस्ट एक्ट के प्रोविजन जरूरी है। बट इन माई ओपिनियन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी, चाहे वो घर पे है चाहे वो बाहर जाके काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द पोस्ट एक्ट। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल इज अ वर्क प्लेस, क्या स्कूल में उसके साथ नहीं कुछ हेरेसमेंट हो सकता? बहुत सारे हेरेसमेंट के केसेस हम देखते हैं स्कूल में होते हैं, कम्यूटेशन में होते हैं। लाइक ऐसे केसीपी सर ने बताया था कि मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी। आई वाज हेरेस्ड एट द एज ऑफ 13 बाय अ डॉक्टर। मैं अपना आई साइट टेस्ट कराने गई थी एंड देन ही हेरेस्ड मी एंड सिंस द एज ऑफ 13, अभी 1 साल पहले मैंने आई टोल्ड यू ना कि मैंने एक लाइफ कोचिंग ज्वाइन की थी, तब तक मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 17 years of my age, I was afraid of intimacy of any men. That happened. That was sexual harassment at workplace. वो डॉक्टर का वर्क प्लेस था. I was a client of that doctor. And this kind of thing can happen to anybody. अगर उस 13 साल की उम्र में मुझे मेरे राइट्स लाइबिलिटीज पता होते, या मान लो मैंने अपने पेरेंट्स को शेयर किया, मेरे पेरेंट्स को पता होता कि भैया वहां पे मैं उसकी ही मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाने की जरूरत है, मेरे बच्चे को हरास किया है, मैं वहीं उसकी कंप्लेंट कर सकती हूँ पोस्ट एक्ट में। तो ठीक है, उस वक्त में पोस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, विशाखा गाइडलाइंस थी, बट आज तो है ना पोस्ट एक्ट। अगर सभी को अपने राइट्स पता है, मेरी मदर शॉपिंग करने जा रही है, मेरी सिस्टर शॉपिंग करने जा रही है, मेरी छोटी बहन कॉलेज जा रही है, अगर किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो दे मस्ट नो यस देयर इज अ मैकेनिज्म। इवन स्कूल से, कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से, एनजीओ से, इवन पुलिस स्टेशन से भी, इवन आर्मी से भी, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमने सोशल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। सेकेंडली टेक्निकल पर्सपेक्टिव, एक मिसकंसेप्शन है कि जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है पोस्ट एक्ट उसी पे एप्लीकेबल है। नहीं, पोस्ट एक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, इवन डोमेस्टिक वर्कर्स पे भी एप्लीकेबल है। जहाँ पे हमारे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो जाते हैं वहां पे हमें इंटरनल कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है, बट जहाँ पे 10 से कम मेंबर्स हैं वहां पे भी पोस्ट एक्ट एप्लीकेबल है। हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ 4 एम्प्लॉइज है, वहां पे भी एप्लीकेबल है। वहां पे क्या होगा, जहाँ पे 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं, एंड आई वांट टू टेल यू 10 के 10 मेल भी हो सकते हैं, 10 के 10 फीमेल भी हो सकते हैं, 1 मेल या 2 मेल और बाकी कोई भी कॉम्पोजिशन हो सकता है। पोस्ट एक्ट इज एप्लीकेबल। 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं आपके, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, चाहे आपके ट्रेनीज हैं, जहां आपका नंबर 10 या मोर हो जाता है, यू हैव टू हैव एन इंटरनल कमेटी जो कि पूरा टेकअप करेगी। अभी इंटरनल कमेटी का कॉम्पोजिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां 10 से कम मेंबर है, या अगर 10 से ज्यादा मेंबर है और ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल कमेटी नहीं बनाई है, या लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, देयर इज अ लोकल कमेटी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट की लोकल कमेटी होती है, वहां पे कंप्लेंट्स जा सकती है। एंड लोकल कमेटी लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर who are designated to take care of this posting in their district, and आगे districts में भी nodal officers होते हैं। So I would again say post act is applicable on each and every organization. Second thing, now coming, अभी हमने composition की बात की कि कई क्वेश्चन आते हैं मेरे सामने कि भाई 10 के 10 मेल मेंबर है तो क्यों चाहिए? 10 के 10 मेल मेंबर हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई लेडी क्लाइंट तो आ सकती है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो कहीं और बाहर तो जा सकते हैं, वेंडर के पास, ऑडिटर के पास, कहीं पर भी, वहां तो किसी लेडी से इंटरेक्शन हो सकता है। सो दैट इज व्हाई पोस्ट एक्ट सेज आपके यहाँ विमेन है नहीं है, आपको 10 और मोर मेंबर्स हैं तो आपको इंटरनल कमेटी बनानी ही बनानी है, एंड यू हैव टू डू ऑल अदर कंप्लायंसेस। एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, नो विमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो पोस्ट एक्ट का प्रोविजन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे एक ही मेंबर है तब भी एप्लीकेबल है। यू नीड टू, सेक्शन 19 में ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर दिया गया है
जिसमें प्राइमरीली बोला है यू नीड टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट टू द वीमेन वर्किंग एट योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेक्शन, ये प्रोविजन हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो। इंटरनल कमेटी नहीं है, कोई इंसिडेंट होता है तो वो कंप्लेंट लोकल कमेटी के पास जा सकती है। नाउ कमिंग, अभी हम इसके बाद में कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट? सेक्सुअल हैरेसमेंट, आई मस्ट से, as per the Post Act, is a subjective experience. Subjective experience, it is kind of कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को लिमिट नहीं कर सकते। मी बीइंग अ गर्ल, मुझे कैसा लग रहा है दैट मैटर्स। मैं, अगर आप, कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, इवन स्टेयरिंग कैन बी अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। कोई मुझे आके बोल देता है अरे तुम तो लड़की हो, तुम क्या कर लोगी, दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट बिकॉज this is a comment of sexual nature on my capabilities. You never know कि being a girl मैं कितनी परेशानियों का सामना करके आके काम कर रही हूँ, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में आके भी अरे तुम तो लड़की हो, अरे तुम तो लड़की हो इसलिए तुम्हें ये काम नहीं देते हम, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, क्या मेरे को उससे मेंटल टॉर्चर हो रहा है, nobody can know. So this is also sexual harassment. कोई लड़का मुझसे आके पूछता है कॉफी पे चलोगी, दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो, किसी लड़के ने आके मुझे हक किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फाइन, दिस इज नॉट अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, अब आगे वो सामने मेल मेंबर्स का रिस्क जरूर है, कल को मुझे अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज मैं किसी के साथ कॉफी पीने जाने में कंफर्टेबल हूँ, कल नहीं हूँ, तो ठीक है, तो कल वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। तो इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जिस लड़के की यहाँ बात हो रही है, जिस विमेन की बात हो रही है, उसको कैसा लगा दैट मैटर्स। अच्छा, इस ऐसा क्यों है, इसका भी एक रीजन है। इंडियन पीनल कोड में हमें कोई भी जब हम वो करते हैं ना, कोई भी एक्यूजेशन लगाते हैं, तो वो जो गिल्ट है वो बियॉन्ड डाउट प्रूव होना चाहिए। पोश में ऐसा नहीं है। पोश में अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी ऐसे है ना कि आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो वो गिल्ट प्रूव हो जाता है। अब इसका रीजन भी ये है कि इंडियन पीनल कोड में देयर आर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। पोश में ऐसा नहीं है। पोश में हद से हद वर्स्ट पेनल्टीज की आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। सो दैट इज वाई, और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देने के लिए जरूरी है सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये वाइड डेफिनेशन, और ये चीज की बियॉन्ड डाउट भी जरूरी नहीं है प्रूव करना। अगर एक ऐसा रेफरेंस भी है कि हाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ होगा, तो वो मान लिया जाता है। वो इसीलिए ताकि जो लेडी है उसको फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक एनवायरनमेंट मिले। तो अगेन आई एम सेइंग सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन बी एनीथिंग। कोई मुझे बोल दे अरे यार आप तो मोटे लग रहे हो आज, इवन मेरे को ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट लग सकता है, एंड दैट्स वुड फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर पोश एक्ट। So that was the I would say most important definition. और as a trainer also मेरे को सबसे ज्यादा questions इसी पे आते हैं। आज वेबिनार है तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंटरेक्टिव नहीं कर पा रहे, बट आई मस्ट से आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक पे आएंगे कि भैया ये भी आता है क्या, या वो भी आता है क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट में। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट में दो चीजें आती हैं, एक होती है डायरेक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक सेकेंड सेक्सुअल हैरेसमेंट इज काइंड ऑफ somebody asks sexual favors from you, आपने मना कर दिया कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आफ्टर दैट वो बंदा एक ऐसी पोजीशन में है कि आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, आते जाते आपको टोंट कस रहा है, सपोज आपसे सीनियर पोजीशन में है तो अननेसेसरी का आपके काम में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कम अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। कोई बोलेगा कि यार सेक्सुअल हैरेस किया तो नहीं, अरे किया तो नहीं, लेकिन उसका आप फेवर तो डिमांड किए ना, फेवर मना हो गया जब सामने वाली पार्टी ने, आप उसको परेशान कर रहे हो, so this is indirect form of sexual harassment and this also comes under the definition of POSH Act. आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे लेडीज ऐसे आके पूछती है कि यार उसने मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे कॉफी पीने चलने को बोला, मैंने मना किया और अब वो मुझे परेशान कर रहा है, क्या ये भी आता है क्या? यस, ये भी आता है। आप उनको भी गाइड कर सकते हैं कि हाँ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आजकल वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा है, कोरोना है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पोस्ट। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई मैं तो ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ,
नाउ हेयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, और आजकल कोरोना में वर्क फ्रॉम होम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस केवल वो ऑफिस नहीं है जहाँ पे बैठ के आप काम कर रहे हैं। वर्क प्लेस में आप ऑफिस के काम से कहीं पर भी हैं, दैट प्लेस विल बी इंक्लूडेड एज अ वर्क प्लेस। सपोज आपके ऑफिस के 10 इयर्स पूरे हो गए, एक होटल में पार्टी रखा गया है ऑफिस की तरफ से, उस पार्टी में कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो जो पार्टी है, वो जो पार्टी का होटल है, वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आता है। कई बार क्या होता है कि हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं या वेंडर से मिलने जाते हैं तो हम सीसीडी में बैठ जाते हैं किसी होटल, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, ताज है, हयात है, मेरे ऑफिस के बगल में हयात होटल था, तो जो भी टॉप मीटिंग्स होती थी वो हयात होटल में भी हो जाती थी। दैट होटल, आप ऑफिस के काम से कॉफी भी पी रहे हैं क्लाइंट के साथ, वेंडर के साथ, ऑफिस के काम से, नॉट पर्सनल, तो वो प्लेस भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आता है। मैं आज यहाँ बैठ के ट्रेनिंग डिलीवर कर रही हूँ पिंक एंड ब्लू की साइड से, चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल की साइड से, ये भी, अभी मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर पे भी हो सकती थी, सम ऑफ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम होम एज वेल, अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आता है। इफ समबडी इज वर्चुअली हैरेसिंग यू, तो भी आप उसकी कंप्लेंट जहाँ पे भी वो बंदा काम कर रहा है, अगर आपके ऑफिस का बंदा आपका कलीग है, आप अपने ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो कोई और बंदा है, लाइक आप वेंडर्स से डील कर रहे हैं, तो आप अपने ऑफिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं एंड देन आप उसके ऑफिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपने अपने ऑफिस में कंप्लेंट किया, आपके इंटरनल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उसके ऑफिस के साथ डील करेगी कि भाई ऐसे ऐसे वर्चुअली हरास हुआ है। वर्चुअल नहीं, अगर फिजिकल मीटिंग्स में भी ऐसे हरासमेंट होता है तो ऐसे एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो सामने वाली पार्टी से कोऑर्डिनेट करे कि हमारे पास ये कंप्लेंट आया है आपके एम्प्लॉय के अगेंस्ट, अब आप भी इंक्वायरी कंडक्ट करो, फिर वो दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। इस तरह के केसेस बहुत होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे एक दूसरी ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और हमारे पास क्वेरी आती है भाई कौन हैंडल करेगा, दोनों कंपनीज हैंडल करेंगी, जिसका एम्प्लॉय है वो भी, जिसका एम्प्लॉय एक्यूज है वो भी, और जो कंप्लेनेंट है जिस एम्प्लॉयर का वो भी, दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। What can be the example of virtual harassment? मैम वैसे तो सोनल जी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन सोच रहे हैं लास्ट में ले लें। Sorry मैम। वर्चुअल हैरेसमेंट मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पिंक एंड ब्लू ग्रुप पे भी एक बार क्वेरी हुई थी, रेज हुई थी कि कोई अननेसेसरी अल्कोहल के उसमें इन्फ्लुएंस में आके और अपने जूनियर को या अपने कलीग को बोल रहा है नहीं मुझे वीडियो कॉल करना है। अगर ये प्रूव आप कर सकते हैं कि उस वक्त ऑफिस का कोई काम नहीं था, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और मुझे जबरदस्ती वीडियो कॉल के लिए बुलाया, दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, आप उसका भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई वीडियो कॉल चल रहा है, कोई जानबूझ के पीछे कोई इनडिसेंट फोटो लगा रहा है या बीच में ही कोई स्क्रीन शुरू कर दे रहा है जानबूझ के इनडिसेंट टाइप का, आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहा है आपको परेशान करने के लिए, बीइंग सेक्सुअल इन नेचर, so that everything is covered under the definition of sexual harassment. Now when I approach the organizations as a client, वो मुझे क्यों रखेंगे? जैसे अभी अवनीश ने बताया, लोग तो पेपर पे कंप्लायंस करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऑफ पिंक एंड ब्लू हैं, उनकी तरफ से ये क्वेरी आती है कि भाई मुझे काम क्यों देंगे वो। तो लेट मी टेल यू, हमें उन्हें कैसे बताना है। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं जो काम करने जा रही हूँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, पोस्ट की कंप्लायंसेस के लिए अब गवर्नमेंट धीरे धीरे बहुत एक्टिवेटेड हो गई है। अगर आप पोस्ट की कंप्लायंस नहीं करते हैं तो देयर इज अ पेनल्टी। वो तो हो गई जो एक्ट में पेनल्टी दी है, आपने नॉन कंप्लायंस किया तो। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई कंप्लेंट हो गई, आपके यहाँ इंटरनल कमेटी नहीं ठीक से बनी हुई, आपने ट्रेनिंग नहीं कराया है, आपने कंप्लायंस नहीं कराया, कंसीडर अ सिचुएशन और वो कंप्लेंट अगर आईपीसी में चली गई, विमेन सेल में चली गई, तब कंपनी को इवन एक मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में इंटरनल कमेटी नहीं होने के लिए 1.68 करोड़ की भी पेनल्टी लगाई थी। अगर आपको मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना पड़ गया तब तो फिर लैक्स करोड़ भूल जाओ, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी पेनल्टी आपको अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना पड़ गया तो। देखिए कहीं पर भी कुछ भी सीधा सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मत करो नॉन कंप्लायंस, पेपर पे लिख के आपने एक एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, ओके। लेकिन जिस दिन कंप्लेंट हो गई तब उस दिन फिर जब वो वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे और मैटर चला गया, आप कितने भी जजमेंट्स देखेंगे ना, मैक्सिमम जजमेंट्स में इट इज लाइक कि इंटरनल कमेटी ठीक से नहीं बनी हुई थी,
या वहां पे प्रोविजंस ठीक से नहीं किए हुए थे, इसी की ही नॉन कंप्लायंस का ये केसेस जाते हैं और फिर पेनल्टीज लगती है। तो यही एक मेन रीजन है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोलते हैं दैट। तीसरी बात, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एक हमें सबको पता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है। मेरा डायरेक्टर वहां पे डिक्लेरेशन दे रहा है कि सारे कंपनी के लॉज एप्लीकेबल किए हैं, मैंने सबका कंप्लायंस किया है। कल को नहीं कंप्लायंस होगा तो वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट गलत देने का जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं सेक्रेटेरियल ऑडिटर हूँ, सेक्रेटेरियल ऑडिटर में जब मैं अपनी रिपोर्ट दे रही हूँ तो अभी तो नए एक्ट में नया क्लोज है ना, ऑल एप्लीकेबल लॉज ऑफ द कंपनी वी हैव कंप्लाइड विद। तो कल को हो सकता है कि अगर कंप्लेंट हो गई तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी साथ में आ जाए कि भैया आपने नॉन कंप्लायंस था, आपने क्यों नहीं देखा। आपको डायरेक्टर्स को कन्विंस करना है तो डायरेक्टर स्टेटमेंट वाला आप पॉइंट लीजिए कि भाई डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आपने बोल रहे हो और नहीं हो रहा है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 अदर सब्जेक्टिव रीजंस जिससे कि हम एम्प्लॉयर्स को कन्विंस कर सकते हैं। पहला रीजन इज, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है तो वहां पे जो एम्प्लॉइज हैं उनका मोराल कम हो जाता है, उनका मोराल डिक्रीज हो जाता है। जितनी भी लेडीज यहाँ पे उनको पता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो अब कोई भी बंदा अगर डर के मारे काम कर रहा है तो वो कैसे काम करेगा, नहीं काम कर पाएगा। जो एफिशिएंसी है वो 100% की जगह 50%, 40%। मैं खुद डरी हुई तो मैं कैसे काम करूंगी। जितने भी मेल मेंबर्स हैं, मैं मेल मेंबर्स के लिए बोलूंगी कि अगर आपको ये जानना है ना कि अगर कोई लेडी सेक्सुअली हरास हो रही है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो आई वुड गिव एन एग्जाम्पल। सपोज करो कि आप 1 लाख रुपए लेके रात में अकेले सुनसान कहीं पर जा रहे हैं। अब किसी के लिए 1 लाख इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 1000 हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख भी हो सकता है। जो भी एक सम ऑफ मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अकेले कहीं जा रहे हैं, आपके मन में जो डर होता है ना, जो डर कि कहीं कोई मेरा पैसा छीन ना ले, वो डर एक लेडी को हर वक्त होता है। चाहे उसके पास कोई मनी नहीं, वो अपने आप में उसकी एक इज्जत जो है ना, जो बोलते हैं वो ही अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है। अगर उसको कहीं भी हैरेसमेंट का डर होता है ना तो वो ऐसे ही डर के रहते हैं। अब सपोज करो ऐसे में कोई कैसे काम करेगा। तो हमें यही ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि आपके एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी डाउन होती है अगर आपके यहाँ सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है तो इसीलिए नाउ गिविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स पेनल्टी। फर्स्ट इज नॉन कंप्लायंस पेनल्टी, देन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसके बाद में सेइंग कि कल को कंप्लेंट हो जाती है तो ये सारे रिपरकेशंस आ सकते हैं, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बता के देन यू कैन कन्विंस द एम्प्लॉयर कि ऐसे ही हम जब आगे उन्हें अप्रोच करेंगे काम देने के लिए, वी कैन अप्रोच दिस वे। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि पोस्ट के अलावा भी कोई और एक्ट है क्या जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रोविजंस गवर्न होते हैं। तो यस, इंडियन पिनल कोड है। अगर जो कंप्लेनेंट है, बीइंग अ मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी में बता रही हूँ, अगर कंप्लेनेंट बोलती है कि नहीं मुझे तो इंडियन पिनल कोड में ही कंप्लेंट करना है, बहुत ग्रेव नेचर का ऑफेंस है, या नहीं भी बोलती है मुझे वहीं पे करना है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि लेडी को असिस्ट करे इंडियन पिनल कोड में कंप्लेंट करने के लिए। द थर्ड वन इज इंडियन स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी है जो कि हमारे लेबर लॉज में आता है, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट है। तो इनमें से कोई भी हम लोग अगर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पे प्रोविजन में आ रहा है। ना हम लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, वर्क प्लेस का डेफिनेशन। अच्छा, वर्क प्लेस का डेफिनेशन में मैं बताना भूल गई, अगर कम्यूटेशन के लिए कोई व्हीकल कंपनी ने दिया हुआ है, चाहे वो आपका टू एंड फ्रो होम है या आप ऑफिस से काम से कहीं जा रहे हैं, तो वो व्हीकल भी वर्क प्लेस के डेफिनेशन में आएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब मुझे देखना है कि ये एक्यूज है तो क्या मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या जो विमेन है कि क्या मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। दोनों सिचुएशन में एम्प्लॉय का एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में केवल वो एम्प्लॉयज नहीं आते जो आपके रोल पे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है और उसके बंदे आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो वो भी आपके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ रहे हैं। कोई ट्रेनिंग है, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे, तब भी वो भी आपके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ रहा है। चाहे कोई भी है, कुछ भी, आपके ऑफिस का काम कर रहा है मतलब आपका एम्प्लॉय है। अगर उसने कोई भी हैरेसमेंट में वो इन्वॉल्व है
तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट हो सकती है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। नाउ पोश एक्ट क्या कहता है कि कैसे प्रिवेंट करना है। देखिए पोश एक्ट तो बोलता है नो वीमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। हमें इंटरनल कमेटी पता है, इंटरनल कमेटी पहले तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती थी जो कंप्लेंट का टेक ओवर करेगी, बट सेक्शन 19 है पोश एक्ट का, वो कुछ ड्यूटीज देता है एम्प्लॉयर को और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे कि इंश्योर करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिले। सी पोश एक्ट का पूरा नाम है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। आपको प्रिवेंट करना है, सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही नहीं। फिर आप प्रोहिबिट करेंगे। प्रोहिबिट आप कहाँ करते हैं? प्रोहिबिट आप अपनी पॉलिसीज में करते हैं जहां मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। You should give a loud and clear message to your employees. Sexual harassment is, we have zero tolerance policy from sexual harassment or sexual harassment. कोई भी तरह का ऐसा इंसिडेंट नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। So that's prohibition. Redressal पे अभी हम आगे आएंगे कि redressal कैसे होगा अगर कोई कंप्लेंट होती है। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन के लिए क्या क्या काम करने होते हैं। प्रिवेंशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉइज, यू हैव टू प्रिपेयर अ पॉलिसी। पॉलिसी आपको पोश एक्ट के अंडर भी एक सेपरेट पॉलिसी बनानी है कि कैसे कंप्लेंट्स होंगी, कैसे होगा। देयर इज अ सेट पूरा प्रोसीजर उसमें लिखना होता है। सेकेंड थिंग इज आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हैंडबुक, एम्प्लॉय अग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट अग्रीमेंट, कुछ भी एक तो डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि एम्प्लॉय के सर्विस रूल्स गवर्न करते हैं। और मोस्टली हर एक उस डॉक्यूमेंट में एक मिसकंडक्ट का सेक्शन होता है। सो यू हैव टू सी एज अ कंप्लायंस मैनेजर, यू हैव टू सी कि वहां पे मिसकंडक्ट का है सेक्शन, अगर है तो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूडेड है, अगर नहीं इंक्लूडेड है देन आपको एम्प्लॉयर को बोलना है कि मिसकंडक्ट में आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को इंक्लूड कीजिए ताकि जो पेनल्टीज एंड प्रोविजंस हैं वो आप गवर्न कर आप देख सको। पोश एक्ट अपने आप में कोई पेनल्टी नहीं बताता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए या फॉल्स कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। इट सेज आपके सर्विस रूल्स गवर्न करेंगे। तो एज अ कंप्लायंस मैनेजर, जब एज अ प्रोफेशनल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को बता रही हूँ कि मेरे को पोस्ट कंप्लायंस करवाना है, कैसे करना है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि वहाँ के सर्विस रूल्स में मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट है, पेनल्टीज प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए वहां पे। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज आपको देयर इज अ मैंडेटरी ट्रेनिंग हर साल करवाना ही है। यू हैव टू सेंसिटाइज योर एम्प्लॉइज, योर मेंबर्स ऑफ इंटरनल कमेटी एंड योर मैनेजमेंट। पोश एक्ट में जितने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब आपको बताना है। यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। आई एम वंस अगेन सेइंग वी कैन कर्ब सेक्सुअल हैरेसमेंट ओनली ड्यू टू क्रिएटिंग अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मेरे किसी को शेयर करने से भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। वी नेवर नो कि सामने वाली लेडी को कितना डर लग सकता है। तो एटलीस्ट हम अपने मेल मेंबर्स को तो बताएं। कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये ट्रेनिंग लेडीज के लिए होनी चाहिए। मेरे क्लाइंट्स के यहाँ जब ट्रेनिंग अरेंज होती है तो बोलते हैं कि हम विमेन के लिए कर लेते हैं। नहीं, हमें विमेन को तो बताना है अपने राइट्स, लेकिन हमारा पर्पस मेन को पनिश करना तो नहीं है ना। हमारा पर्पस तो हैप्पी एंड हेल्दी को लिविंग है, हैप्पी हेल्दी वर्क प्लेस बताना है। तो हमें अपने मेल्स को भी बताना है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको ऐसा बिहेव करना है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना, लास्ट सेक्शन में हम करेंगे कि जब हम एज अ ट्रेनर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हम उन्हें कैसे एम्पावर करेंगे सो दैट आप एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट एक अपोजिट जेंडर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उन्हें भी सेंसिटाइज करना जरूरी है। अब कई लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है ट्रेनिंग मैंडेटरी है। सेक्शन 19 तो कहता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, बट एनुअल रिपोर्ट में देयर इज अ सेक्शन आपने कितनी ट्रेनिंग्स की है। सो एज ए कंसल्टेंट, एज अ पोस्ट कंप्लायंस मैनेजर, आई वुड से वहां पे नील लिख के तो नहीं भेजोगे ना, एटलीस्ट एक ट्रेनिंग तो यू शुड डू इट। सो दैट्स अनदर प्रोविजन। अब उसके बाद आपकी पॉलिसी किसी एम्प्लॉय को पता है, नहीं पता है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो फॉर दिस आपको अपने सारे एम्प्लॉयज को बताने के लिए आपको एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना है। उस नोटिस में आपको अपने इंटरनल कमेटी मेंबर्स के नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और जो पनिशमेंट है सेक्सुअल हैरेसमेंट या फॉल्स कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो करना है। और आपको एक ऐसे प्लेसेस पे नोटिस लगाना है जहाँ पे हर कोई पढ़ सके। तो
और आपको एक इंटरनल कमेटी बनानी है, इंटरनल कमेटी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3-4 चीजें, ट्रेनिंग, नोटिस, पॉलिसी, इंटरनल कमेटी, ये 4-5 चीजें हैं ड्यू टू जो मेजर्स लेके एक्ट कहता है आपको अपने यहाँ पे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनल कमेटी। तो ये बहुत छोटा सा एक्ट है, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, आई वुड रिकमेंड कि बहुत छोटा सा एक्ट है, हम सब पढ़ सकते हैं। बहुत टेक्निकल में हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, कंपोजिशन और ये सब अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। एंड एनीबडी ऑफ यू कैन गो एंड रीड इट। और जो हमारे जो अदर ऑडियंस है, आई थिंक उन्हें शायद इंटरनल कमेटी के कंपोजिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे जाके इंटरनल कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है देख सकते हैं। So now coming to the technical part. थोड़ा सा हम लोग आई थिंक टाइम अहेड कर गए हैं अपने से। इंटरनल कमेटी जब 2013 में एक्ट आया था, इट वाज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो पहले केवल ये माना जाता था कि इसका काम है कंप्लेंट्स को टेक ओवर करना, रिड्रेसल मैकेनिज्म, बट अभी इसका नाम इंटरनल कमेटी हो गया है। लोकल कंप्लेंट कमेटी का नाम भी लोकल कमेटी हो गया है, बिकॉज आई थिंक द रीजन बिहाइंड दिस इज कि कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि वैसे तो एम्प्लॉयर यानी कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है पोस्ट एक्ट की कंप्लायंस के लिए, बट जो एनुअल रिटर्न जाती है उस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल कमेटी साइन करती है। सो आई थिंक दैट्स द रीजन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से इंटरनल कमेटी नाम हो गया, सो दैट दे कैन टेक ओवर द एंटायर कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंटरनल कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो पूरी कंप्लेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो अभी अवनीश से डिस्कस करेंगे, हाउ टू हैंडल कंप्लेंट, वो इंटरनल कमेटी ने करना होता है। उसके अलावा जो एक एनुअल रिपोर्ट है विच हैज टू बी फाइल्ड, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वहाँ पे फाइल करना होता है, और वो फाइल करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल कमेटी। वो एनुअल रिपोर्ट में छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, आपके यहाँ कमेटी है, आपके यहाँ कितने ट्रेनिंग हुए, कोई कंप्लेंट आया नहीं आया, यू हैव टू रिपोर्ट देयर। तो यही 4-5 छोटे छोटे कंप्लायंसेस हैं, है तो कंप्लायंसेस छोटे छोटे, लेकिन जब हम एम्प्लॉइज को सेंसिटाइज करेंगे, प्रोटेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आई थिंक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक वो काम हो जाता है कि हाँ ठीक है, जहाँ पे हम पूरा कंप्लायंस कर रहे हैं, पूरे हमारे एम्प्लॉइज अवेयर हैं, देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबको पता है कि अगर कंप्लेंट हो तो दीज आर द डेजिग्नेटेड मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी, उनको कंप्लेंट करना है। तो आई थिंक that is the way where we can achieve our motto of creating a happy and healthy workplace, जहाँ पे men and women दोनों आराम से काम कर रहे हैं। Now what are the remedies available? Remedies is अगर suppose prevention भी है, prohibition भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो क्या रेमेडी अवेलेबल है? रेमेडी इज फाइलिंग अ कंप्लेंट टू whom? टू इंटरनल कमेटी। यही एक रेमेडी अवेलेबल है। अगर हमारे साथ कोई भी हेरेसमेंट हो रहा है, अगर मैं कहीं सामान खरीदने भी जा रही हूँ, अगर वहां पे भी मेरे साथ कोई हेरेसमेंट हो रहा है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो आई कैन डिमांड कि भैया अपनी इंटरनल कमेटी का नाम दो। नहीं है वहाँ कमेटी या 10 से कम मेंबर हैं, तो मैं उस हेरेसमेंट की रिपोर्ट लोकल कमेटी को कर सकती हूँ। So that's the remedy available under POSH. And now how to handle complaints? This portion Avnish is going to take. I would like to invite Avnish, please enlighten us about how to handle complaints. Thank you, ma'am. Thank you, Ritu Goyal ji. So this is really very important. Internal committee, who handle the complaint? Internal committee. और वहाँ हम सब कौन होने वाले हैं? या तो हम मेंबर हैं या हम होने वाले हैं। So किस तरह का अप्रोच होना चाहिए? What should be the approach of the internal committee? क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स जो रेज होते हैं वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर्स को लेके ही होते हैं। जितने ज्यादा आप केस लॉ देखेंगे, जितने ज्यादा हाई कोर्ट में आज तक केस फाइल हुए हैं, सबसे ज्यादा इंटरनल कमेटी ने सही से काम नहीं किया है, उसकी वर्किंग कंडीशंस को लेके, वहां पे बायसनेस को लेके, ये सब कुछ वहां पे आता है। सो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? लाइक फर्स्ट मैटर हैज बीन फाइल्ड विद द इंटरनल कमेटी, तब से हमारा रोल स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट मैटर, हमारा रोल होना चाहिए, पहले हमें विजुअलाइज कर लेना चाहिए कि ये मैटर है क्या, और इस मैटर की पूरी लाइफ 3 महीने की है, 3 महीने में मुझे कैसे हैंडल करना है इस मैटर को। सेकेंड, द वर्क एथिक्स एंड द इम्पार्शियल इंक्वायरी प्रोसेस,
दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, मेरे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनल कंप्लीट कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज ए जज, दे आर सिटिंग ऑन द जुडिशियल पोजीशन फॉर दैट पीरियड, बिकॉज दैट द पावर हैज बीन गिवन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। सो वहां पे वर्क एथिक्स होना चाहिए। मैं अगर किसी को जानता भी हूं, आई विल नॉट फेवर, आई विल बी द इम्पार्शियल। My behavior as a committee member, my behavior should be the responsible behavior. I should provide the fearless environment. जब भी मीटिंग हो रही है तो कंफर्ट देना है। The comfort is not only the complainant, maybe the false complaint has been filed. ज्यादातर बहुत सारा केसेज ऐसा होता है कि फॉल्स फ्री फाइल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग वरी होते हैं। तो मेरी ड्यूटी होती है बीइंग ए कमिटी मेंबर कि फियरलेस एनवायरनमेंट दे, इवन दो वो या कंप्लेनेंट हो या वो रिस्पोंडेंट हो या विटनेस हो। अनबायस्ड डिसीजन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिसीजन आपका वो अनबायस्ड हो, किसी तरह का इन्फ्लुएंस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए आउटसाइड एनवायरनमेंट से कट हो, बिकॉज यू विल बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या हो सकता है आप एक्सटर्नल मेंबर हो, आपके लीगल डिपार्टमेंट ने अपॉइंट कराया हो, या आप इंटरनल एज एम्प्लॉय मेंबर हो। वहां पे उस कमिटी में बातचीत होती है, बातचीत से इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसका केस आया वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, तो मुझे वहां पे फेवर नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की। कितने लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड कर लिया है। कंप्लेंट फाइल हुआ, मेल मेंबर को सारे कंपनी वाले, सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले उसको इस नजर से देखते हैं कि ये कल्प्रिट तो है ही, और इसकी वजह से दिल्ली के पास गुड़गांव एक जगह है जहाँ कुछ दिन पहले ही किसी ने सुसाइड किया था, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए हैं। सो वो सुसाइड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो गई तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर में जाती है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो हमें ख्याल रखना है, हमारा एक एक स्टेप हमें कोर्ट की तरफ लेके जा सकता है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये एक लॉ है जहां में बिहेवियर, हमारी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होनी चाहिए उस पोजीशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट और भी है कि हमें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। लॉ की नॉलेज है तभी मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, बट वहां की सर्विस रूल, बिकॉज सर्विस रूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। तो सर्विस रूल की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट होती है, कंपनी से बोलना चाहिए कि मुझे सर्विस रूल दिखाओ कि आपका क्या है, और उसमें जो चेंज करना है या अमेंड करना है, वी सजेस्ट इट और अमेंड इट। सो इट्स आवर ड्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल होना चाहिए मेरी सारी प्रोसीडिंग्स में। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए पूरी प्रोसीडिंग के साथ। ये नहीं कि आप बायस्ड हो गए, गुस्सा हो गए, आपने डांट दिया या तो कंप्लेनेंट को या रिस्पोंडेंट को। फर्स्ट इंस्टेंस लग रहा है रिस्पोंडेंट ने तो गलती की होगी, आपने उसको डांट दिया। विटनेस आया, विटनेस को आपने चिल्ला दिया। आपने बहुत कानाफूसी होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, आपने किसी एक को बोला वो दूसरे को बोलेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि जैसे ही कंप्लेंट फाइल होता है, ऐसा लगता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि ये ना अजीब सा माहौल हो गया। जो मेंबर्स होते हैं उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता है, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं होती है। बहुत सारे मेंबर्स वो फिर एक दूसरे से बात करते हैं, वो एक्सटर्नल लोगों से बात करते हैं, फिर धीरे 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 वो बात फैलती जाती है और वो सबके लिए नुकसान करता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड गेट द नॉलेज ऑफ द पॉश, वी शुड गेट द नॉलेज ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, वी शुड गेट द नॉलेज ऑफ द एविडेंस एक्ट, और उसके साथ के सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब कुछ हमें नॉलेज होना चाहिए जिस स्टेज पे भी हम लोग कर रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखना होता है कि जब कंप्लेंट फाइल हो रहा है, वहां पे फर्स्ट इंस्टेंस केस आया, मेरे पास कोई चांस नहीं है, नो चांस कि मैं उसको एडमिट करूंगा या नहीं करूंगा। आई हैव बाउंड टू एडमिट इट, आई हैव बाउंड टू एक्नॉलेज इट। उसके बाद ये देखेंगे किसने फाइल किया, हु फाइल दिस कंप्लेंट। यस, एग्रीव्ड वुमेन, हो सकता है वो डायरेक्ट नहीं आया हो, एग्रीव्ड वुमेन में हो सकता है कि उनकी तरफ से वो फिजिकल इनकैपेसिटी हो, तो किसी और ने फाइल किया हो, या डेथ हो गया हो, या फिर कोई और दो सिचुएशन है जो लॉ में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हुआ हो। कहाँ फाइल होगा? कमेटी के पास फाइल होगा। कैसे फाइल होगा? तो फाइल होने के लिए आपको 6 कॉपी में देना पड़ेगा। अगर कई बार कॉपीज हम नहीं दे पाते हैं तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द आईसी कि प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द कंप्लेनेंट, तो उसको कैसे रिटन में डॉक्यूमेंटेड करेंगे और वहां पे लिखेंगे। जो कंप्लेन आता है वहां पे कंप्लेन में पूरे इंसिडेंट बड़े क्लियर मेंशन होना चाहिए। कब, किस डेट को हुआ था, कब हुआ था, क्या नाम है रेस्पोंडेंट का, क्या पार्टीज है, क्या वर्किंग कंडीशंस है, वो सब कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए।
फिर डॉक्यूमेंट्स आप जिस दिन मैटर आ गया आपका ये होता है कि आप किस तरह से मैटर को प्रोसेस करने वाले हैं. सो दैट द टू प्रोसेस हैज बीन गिवन अंडर द लॉ. द फर्स्ट प्रोसेस इज ए फॉर्मल ऑप्शन एंड सेकंड इज ए इनफॉर्मल ऑप्शन. ये आपको जैसे मैंने कहा था कि विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइजेशन के साथ भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको दो ऑप्शन देने हैं. अब ये ड्यूटी बनती है कंप्लेनेंट की को इनफॉर्मल ऑप्शंस ऑप्ट करता है या नहीं करता है. अगर उसने ऑप्ट कर लिया तो आप प्रॉपर ऑर्डर पास करेंगे. जो भी आपकी प्रोसीडिंग हमारी होने वाली है सब कुछ हम लोग ऑर्डर पास करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर. ऑर्डर शुड बी द स्पीकिंग ऑर्डर. ये बहुत बार मैंने देखा हुआ है, दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ एवरीवन, बिकॉज हियर द ज्वाइनिंग आर द पीपल आर ज्वाइनिंग फ्रॉम द एचआर बैकग्राउंड. many of are the advocates, company secretary, startups, business professionals are there. So उस समय क्या होता है कि जब ऑर्डर लिखने की बारी आती है तो हम सोचते हैं ये ऑर्डर हम कैसे लिखें, वी आर नॉट ए लीगल पर्सन. तो हमें क्या करना होता है, हम लोग फिर एक्सटर्नल लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं, या मुझे लॉ आ नहीं रहा है, या मैं किसी एक्सटर्नल को अपॉइंट कर लेता हूँ किस पर्पज से, ऑर्डर लिखने के लिए. सो दिस इज नॉट अलाउड एट द फर्स्ट इंस्टेंस. अगर आपको करना है तो आपका कंसल्टेंट पहले से अपॉइंटेड होना चाहिए, एंड दैट कंसल्टेंट शुड बी द ऑफिशियल कंसल्टेंट, ऑल्दो दिस नॉट अलाउड. ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो आईसी मेंबर बनते हैं वो ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर लिख सकते हैं और कर सकते हैं. अब इनफॉर्मल ऑप्शंस अडॉप्ट किया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे नॉट निगोशिएबल, वहां कोई निगोशिएशन नहीं होगा. अगर कंप्लेनेंट चाहती है तो उस कंडीशन में उसकी काउंसलिंग होगी, उसको बताया जाएगा, ओरिएंटेशन होगा, और जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर लिखा जाएगा और वो एक्सेप्टेड करना पड़ेगा उसको. और इट्स नॉट ए ऑर्डर, इट्स ए रिकमेंडेशन. आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट ए ऑर्डर, इट्स ए रिकमेंडेशन. अगर ये नहीं अडॉप्ट होता है तो देयर विल बी द फॉर्मल पोजीशंस, फॉर्मल प्रोसेस. फॉर्मल प्रोसेस में जो सीपीसी में होता है कि केस आया, केस के बाद उस पर रिप्लाई आती है, रिप्लाई के बाद रिजवाइंडर फाइल होगा. बहुत सारे लोगों को इसमें रिजवाइंडर नहीं पता होगा. तो रिजवाइंडर ये होता है जब हम रिप्लाई फाइल करते हैं तो रिप्लाई के बाद रिजवाइंडर का मौका दिया जाता है कंप्लेनेंट को. सो वो होगा. उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उनका. क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत ही चीजें हैं कि आपको जो एनवायरनमेंट देना है शुड बी द फेयरलेस एनवायरनमेंट. कंफर्ट देना है, किसी तरह का डराना नहीं है. और अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो ट्राई करना है कि ऐसी सिचुएशन नहीं होने दें और माहौल को बिल्कुल शांत रखें. कई बार लगता है कि नहीं मुझे क्रॉस एग्जामिन करना है और मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद अदर विटनेस और रेस्पोंडेंट. उस समय चाहे तो अलग से भी किया जा सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट ओनली. सो दीज आर द प्रोसेस. उसके बाद टाइमलाइन है. टाइमलाइन ध्यान रखना है कि 3 महीने में मुझे कंप्लीट करना है, तो हमें प्रोसेस ऐसा बनाना चाहिए वी शुड कंप्लीट इट इन 2 months. ऑर्डर इट विल बी काइंड ऑफ द रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन में कंप्लीट प्रोसेस में लिखेंगे कि हमने क्या फॉलो किया है, कैसे फॉलो किया है हमने ये पूरे प्रोसीडिंग्स को, कौन कौन से जजमेंट्स आए हैं, जजमेंट्स का क्या उसमें लिखा हुआ था जजमेंट में, और मेरी थ्योरी क्या कहती है. और थ्योरी शुड नॉट बी लाइक सिंगल पर्सन, जो 4 लोग हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे, सबकी थ्योरी वहां पे लिखी जाएगी. सो ऑर्डर शुड बी द डिटेल्ड ऑर्डर. और ऑर्डर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि दिस ऑर्डर मे बी चैलेंज्ड, दिस ऑर्डर मीन्स रिकमेंडेशन मे बी चैलेंज्ड. ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है और कहीं भी जा सकता है. तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि किसी भी तरह की गलती हुई, आपको पता है कि क्या यहाँ से पैसा मिलता है जब हम मेंबर होते हैं और आईसी मेंबर होते हैं, और कहीं उससे ज्यादा हमारा नुकसान नहीं हो जाए. तो बेटर है कि जो हम काम करें बहुत ही अच्छे ढंग से करें, क्योंकि जितने ज्यादा केसेज होते हैं रिकमेंडेशन आपकी जो होती है वो बड़ी मैंडेटरी नेचर की होती है, और इसमें कोर्ट के बड़े सारे जजमेंट हैं. कोर्ट इसमें आपका इंटरफेयर नहीं करती है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ है. सो ट्राई करना है गलत नहीं हो. और इसी तरह जजमेंट सब जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं तो क्या ख्याल रखना होता है, किस तरह का. पहली बात, सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा. एंड व्हाट इज द सर्विस रूल्स, मुझे पता है कि सबको पता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं पता हो. तो सर्विस इज काइंड ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी. या कई बार अपॉइंटमेंट लेटर का एनेक्जर होता है, या कई बार एनेक्जर भी नहीं हो सकता, उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रखती है. सो वो हमें पता होना चाहिए, और जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा. अगर रिकमेंड उसमें नहीं लिखा हुआ है सर्विस रूल में, सो इट्स आवर ड्यूटी कि वहां पे हम जाके हम लोग उसको चेंज कराएं. सो दीज आर द थिंग्स. आईसीसी मेंबर की जो रिकमेंडेशन होगी हमारी, वो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मेंटल ट्रॉमा कंप्लेंट कितना हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटी हुआ है, किस तरह की उसकी चीजें हुई है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसको ऑर्डर करेंगे. टाइम की कमी है इसलिए मैं जरा फास्ट हो रहा हूँ. सो अपील है, अपील हम लोग कर सकते हैं उसको 90 days में. अपील कहाँ होगा,
अपील जो होगा वो फिर से ट्रिब्यूनल्स, फिर से आपके सर्विस रूल्स में लिखा होगा, ध्यान देना है। और अगर कंपनी नहीं है, हम लोकल कंप्लेंट कमेटी हो रही है, वहां उस केस में वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, या फिर कोर्ट लिखा हुआ है तो कोर्ट के पास ये पावर है। सो दीज आर द फैक्ट्स। और भी बड़े सारे कुछ हैं, आप सबको पता है। सो आई एम वाइंडिंग अप विद माय दिस नोट कि प्लीज एंड प्लीज, इट्स एज ए बीइंग आईसीसी मेंबर्स, वी आर सपोज टू बी द, मेरे पास सब कुछ नॉलेज है और मुझे आता है, मेरे बिहेवियरल बहुत अच्छा रखना है, और जो डिसाइड करना है, जो लिखना है, पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे पावर के साथ लिखना है कि ये कोई चैलेंज नहीं कर पाए और मैं कोई गलत नहीं कर पाऊं, बिकॉज आई एम एज ए आईसी मेंबर, आई हैव ए पावर ऑफ द जज, I have the power of the my lord. So we should behave as a my lord. So thank you so much. Thank you, Ritu ji. Please. Thank you, so Amish ji, for telling us your practical knowledge, your vast experience of handling complaints. I'm just going to throw some light upon the critical aspects. So I'm just going to tell you some points जो कि पोस्ट क्योंकि बहुत छोटा सा एक्ट है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, हम प्रेसिडेंट्स लेते हैं, जो लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं, तो जजमेंट्स के बेसिस पे देयर आर सम पॉइंट्स लाइक, कई लोगों को लगता है कि ये तो पोस्ट की इंक्वायरी है, दिस कैन बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। नहीं, अगर आपकी इंक्वायरी, आपकी रिकमेंडेशंस जो है वो चैलेंज हो जाती हैं, तो आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं चलेगी। एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर दैट अ डिटेल्ड इंक्वायरी इज कंडक्टेड। कंप्लेनेंट को आपने प्रॉपर टाइम दिया है कंप्लेंट फाइल करने का। कई बार क्या होता है कि प्रिलिमिनरी 1 पेज की कंप्लेंट, उस टाइम पे मेंटल ट्रॉमा में होती है, कंप्लेनेंट 1 पेज की फाइल कर देती है, देन यू कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेनेंट। कम से कम एक लाइक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, कि भैया एक तो आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि पूरा कंप्लेंट दीजिए, विटनेस के नाम दीजिए, प्रॉपर इंसिडेंट दीजिए, जैसे अवनीश ने बताया, देयर शुड बी डिटेल्ड कंप्लेंट। फिर आप रिस्पोंडेंट को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, इवन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन चाहता है रिस्पोंडेंट, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन की भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं रिस्पोंडेंट को। ये मैं नहीं कहती, ये जजमेंट कहती है कि आपको अगर रिस्पोंडेंट बोल रहा है कि मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी देंगे। एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ कमेटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंफर्ट दो कंप्लेनेंट को, आप कंफर्ट दो रिस्पोंडेंट को, ताकि वो अपने जो उनके मन में जो भी विचार हैं वो रख सके अपने सामने। दैट्स वन पॉइंट। अभी सेकेंड पॉइंट इज कि लोग हमारे अंदर हो सकते हैं मिसकंसेप्शन हो कि जो इंटरनल कमेटी ने जो कह दिया वो ही होगा। नहीं, इंटरनल कमेटी के पास कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं है। इंटरनल कमेटी पूरा इंक्वायरी करेगी, इनफॉर्मल ऑप्शन, फॉर्मल ऑप्शन दोनों देने के बाद इंक्वायरी अपनी रिकमेंडेशन देगी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने का। एंड आई मस्ट से दिस इज क्रिटिकल एस्पेक्ट, रिकमेंडेशन ही है वो। आप ये नहीं कह सकते कि जो इंटरनल कमेटी ने बोला वही ही डिसीजन लेना है मैनेजमेंट को। अगर ऐसा होगा तब तो ये रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। एक्ट कहता है इट इज अ रिकमेंडेशन। ऑल्दो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, यानी कि मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि रिकमेंडेशन के बेस पे एक्शन लेना ही लेना है। अगर सपोज कंप्लेंट प्रूव हो जाती है तो एक्शन लिखा है कि हाँ एक्शन लेना है, एम्प्लॉयर अपने मैनेजमेंट उसमें थोड़ा बहुत अपना डिसीजन ले सकता है। अगर बोलता है फॉल्स कंप्लेंट है, आपको ये एक्शन लेना है, ऐसा रिकमेंडेशन में लिखा है, तो एम्प्लॉयर अपना डिसीजन ले सकता है उसमें। दे हैव टू एक्ट एंड देयर इज अ टाइमलाइन फॉर एवरीथिंग। आई मस्ट टेल यू, कंप्लेंट आप केवल 3 मंथ्स में ही, देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड, इंसिडेंट के 3 मंथ्स में ही होगा। इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस ऑफेंस, तो जो भी लास्ट इंसिडेंट है उसके 3 मंथ्स के अंदर ही कंप्लेंट करना है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर इंटरनल कमेटी को लगता है देयर वाज सफिशिएंट रीजन, तो एडिशनल 3 मंथ्स का टाइम दिया जा सकता है। Now once a complaint is filed, आपको 7 दिन के अंदर ही रिस्पोंडेंट को नोटिस देना है कि ये कंप्लेंट फाइल हुई है। रिस्पोंडेंट के पास 10 दिन का टाइम है अपना रिप्लाई वापस देने का। टोटल यू हैव 90 डेज टाइम, जिसमें आपने अपना पूरा इंक्वायरी करना है। सबसे पहले आपको इनफॉर्मल ऑप्शन देना है, कंप्लेनेंट को बताना है कि कॉन्सिलेशन चाहते हो क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना, हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, रिस्पोंडेंट भी बोलता है और कंप्लेनेंट भी बोलती है। कई बार क्या होता है कि किसी रिस्पोंडेंट ने गलती से, किसी रिस्पोंडेंट ने कंधे पे हाथ रख दिया, लेडी को लगा कि हैरेसमेंट, उसने कंप्लेंट फाइल किया, बाद में रिस्पोंडेंट ने माफी मांग ली या उसने बोला कि मेरा इंटेंशन नहीं था। अभी कंप्लेनेंट भी तैयार है कंप्लेंट खत्म करने के लिए, अच्छा मुझे ये अपॉलॉजी कर दे, मैं तैयार हूँ, बट इंटरनल कमेटी को पता ही नहीं होता कि ये भी एक प्रोसीजर है। तो लेट मी टेल यू, पोस्ट एक्ट सेज you have to give an option of conciliation to the parties if they want। apology वगैरह है या ब्रांच ट्रांसफर कर दिया, अगर ऐसा वर्कआउट हो सकता है तो यू हैव टू
डू दिस, यू हैव टू गिव दैट ऑप्शन। लेकिन उसमें आप मोनेटरी सेटलमेंट नहीं कर सकते कि 50,000 रुपए दो और मैं कंप्लेंट वापस करूँ। सो इफ द कॉन्सुलेशन फेल्स 90 डेज के अंदर ही आपको पूरा इंक्वायरी करना है। सो यू हैव टू एडहेयर टू द टाइमलाइंस एज वेल। देन यू गिव अ रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट के ऊपर भी टाइमलाइन है, उन्हें उसी के अंदर ही डिसीजन लेना है। अपील के प्रोविजन भी सर बता चुके हैं। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पनिशमेंट क्या है। पोश एक्ट इटसेल्फ डजंट प्रोवाइड एनी पनिशमेंट। पोश एक्ट सेज इट शुड बी एज पर सर्विस रूल। अभी क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, देखिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास पुलिस अथॉरिटी तो नहीं है, मैं किसी को जेल तो नहीं भेज सकती। मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं किसी का डिमोशन कर सकती हूँ। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन पनिशमेंट क्या क्या हो सकते हैं, डिमोशन हो सकता है, किसी का प्रमोशन ड्यू है तो आप उसको प्रमोट नहीं करो, सैलरी डिडक्शन हो सकता है, पेनल्टी लगा सकते हैं। दीज आर दी पनिशमेंट्स जो कि पोस्ट में एप्लीकेबल है। अगर बहुत ग्रेव नेचर का ऑफेंस है, अगर कंप्लेनेंट को लगता है नहीं ये पेनल्टी सफिशिएंट नहीं है, शी कैन गो टू द इंडियन पीनल कोड, वो हो सकता है। फॉल्स कंप्लेंट के केस में भी सेम पनिशमेंट्स हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं देख रही थी चैट बॉक्स में कि कोई अपने ऑफिशियल पावर्स यूज करके अगर फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है या कोई भी ग्रज हो सकता है, फॉल्स कंप्लेंट का भी सेम प्रोविजन है। एंड लेट मी टेल यू, जब आप एज अ ट्रेनर एम्प्लॉइज के पास जाएंगे ना, उनका यही कंसर्न होगा, जैसे नीचे ने बोला कि भैया वुमेन ज्यादा एम्पावर होते हैं। एंड हर एक लॉ का मिस यूटिलाइजेशन होता है, पोश एक्ट का भी हो सकता है। हम एज अ ट्रेनर, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को। हमें जितना मेल को बताना है ना, उतना ही फीमेल को भी बताना है। मेरे पास इंटरनेट अनस्टेबल का नोटिफिकेशन आ रहा है। आई एम ऑडिबल ना सोनल जी? आई एम ऑडिबल? ओके। सो हम लोगों को सेंसिटाइज इस मैनर में करना है कि मेन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल। हमें डराना नहीं है उन दोनों को। मेरे यहाँ जब पोश एक्ट आया था मेरी कंपनी में ना, तो लड़के बोलने लगे थे मैडम अब तो हम ऐसा करके चलेंगे, अपना यहाँ पे हम देखेंगे नहीं इधर। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमें साथ में खुश रहना है। तो वी नीड टू टेल देम कि भैया अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है तो जो पनिशमेंट है ना, अगर आपने फॉल्स कंप्लेंट फाइल की है तो भी सेम पनिशमेंट है, आप नौकरी से निकाले जा सकते हो। बट कंप्लेंट प्रूव नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लेंट फॉल्स है। इट हैज टू बी प्रूव्ड कि जानबूझ के फॉल्स कंप्लेंट किसी ग्रज की वजह से फाइल किया गया है, देन ओनली पनिशमेंट हो सकता है। अगर किसी ने फॉल्स एविडेंस दिया है, फॉल्स एज अ विटनेस फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट है। So these are the punishments given under the POSH Act, and I think we tried to cover every technical aspect. Now, most important point as a the members of the society, take them as a human being. We need to tell them. Am I audible? Sonal ji, I'm audible? Yes, ma'am. You Yes, are yes, audible. please, ma'am. Okay. Okay. तो मेरे यहाँ थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जा रहा है बीच बीच में। So being a member of the society, being a trainer, I'm a company secretary, advocate, HR professional, मेरे अंदर वो क्वालिफिकेशन है, वो पावर है कि मैं लोगों को एम्पावर कर सकती हूँ। We need to tell them कि भैया आप ये सबसे कैसे बच सकते हो। You need to behave professionally. तो हम जब एज अ कंसल्टेंट जहाँ पे कंप्लायंस कराते हैं ना, एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई होती है हमने, एंड वी टेल देम कि आपको कैसे करना है। क्योंकि ना सच में मेरे सामने ना क्वेरीज आती हैं कि भाई क्या करें, क्या हम किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दें क्या मैंने एक बार ऐसे ही एक कहीं के कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने शायद अपनी पास कंपनी में किसी तो डायरेक्टर अपनी कलीग को कॉम्प्लीमेंट दे दिया होगा और उन्हीं के अगेंस्ट में कंप्लेंट हो गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम हंसना बोलना छोड़ दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना। यू नीड टू टेल देम। देखिए कहीं पर भी हम नई जगह पे जाते हैं तो पहले हम वहाँ का एनवायरनमेंट जो है परसीव करते हैं, हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे क्या कल्चर है। कई कंपनीज होती है जहाँ पे एक दूसरे को हग करना भी इज ओके, चलता है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं। एंड आई हैव सीन, पर्सनली सीन, और ये कॉल सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेनी इंटरनेशनल कंपनीज हैज दिस काइंड ऑफ कल्चर। एंड बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे अगर लड़का लड़की बैठ के अपने काम के अलावा 2 मिनट बात भी कर लिए तो वहाँ पे कानाफूसी शुरू हो जाता है। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। आपको सबसे पहले परसीव करना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में है वो कैसा है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कितना कंफर्टेबल है, बिकॉज वंस अगेन सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। किसी ने मुझे, इवन माई सेल्फ बीइंग अ गर्ल, आई वुड से किसी के साथ मैं हाथ मिलाने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और हो सकता है किसी के साथ मैं हक करने में भी कंफर्टेबल हूँ, दैट्स माई चॉइस।
और yes it is a choice। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उसको तो तुम गले भी मिल लेती हो यार, मुझे क्यों हाथ मिलाने में दिक्कत है। तो ऐसा होता है, मैंने खुद ऐसे, क्या कह रहे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट, वी आर Yes, शॉर्ट yes, आउट I know। अब हमें पता I'm चला just you are such a summarizing। powerful speaker, you were definitely you were included in that Yes, I'm Insight just Success going to Magazine। summarize because ये पोर्शन मेरे दिल के पास है ना, मुझे तो अवेयरनेस क्रिएट करना है। So it's just that so this way we have to empower them कि आप प्रोफेशनल बिहेव करिए, एंड बाय द टाइम धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो सामने वाले के साथ में, आपको लगता है, देन आप हंसी मजाक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगेन आप अपनी लाइन मत क्रॉस करिए। देखिए किसी को कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका होता है, मुझे कोई आके कहे मैडम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हो सकता है मुझे अच्छा लगे, अब इसी बात को आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, पार्डन मैडम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दिस कुड बी समथिंग व्हिच इज ऑफेंसिव फॉर मी, वर्ड्स तो सेम है ना, तो केवल तरीका भी अलग हो सकता है। यू जस्ट नीड टू परसीव द एंटायर एनवायरनमेंट, बिहेव प्रोफेशनली, डू नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल हैरेसमेंट, do not support any kind of sexual harassment, do not involve in any kind of gossip about the sexual harassment, and in this way we can create a healthy and happy workplace. And at last, for my audience and for when you go and act as a trainer, as a compliance manager, I'm once again saying absence of complaints of sexual harassment doesn't mean absence of sexual harassment. While we are talking here, we don't know thousands of girls are being sexually harassed in Delhi, in nation or on this entire world. अभी शायद दिल्ली का लेटेस्ट केस हम लोग 12 साल की बच्ची का हमें पता है। So doesn't mean कि complaint नहीं है तो sexual harassment नहीं है। Let us go, create awareness, let us sensitize people, let us tell them their respective rights and responsibilities. Being a human being, being a company secretary, being an advocate, it is my duty. I have the privilege that I have the knowledge, I have the guts to go and tell people. And by this mode, we have, we are around 125 or 140 people here. I'm going to tell you, I have a request. आज जो कुछ भी आपने यहाँ से कुछ भी बेनिफिट मिला है, गो एंड टेल योर फैमिली मेंबर्स, योर लेडीज, योर जेंट्स, आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, योर डोमेस्टिक वर्कर्स, इस नॉलेज को अपने तक मत रखिए, प्लीज गो एंड टेल अदर्स एज वेल। विद दिस आई वुड लाइक टू समराइज माई थिंग, एंड विवेक जी हमारे साथ हैं जो हमें बताने वाले हैं कि ट्रेनिंग पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है। क्योंकि एज अ ट्रेनर जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ ना पिंक एंड ब्लू में, तो हमारे मेंबर्स का सबसे बड़ा कंसर्न, बहुत सारा कंसर्न आता है कि पब्लिक स्पीकिंग का एक थोड़ा सा ना डर होता है हमारे अंदर। विवेक जी ही इज मतलब ही सच ए टैलेंटेड पर्सन। अभी आप लोग को सुनेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सोनल मैडम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आई मस्ट से आपका पब्लिक फियर, जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं, बाद में टाइम मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज there is an email ID cop@naxflow.com. I think आप लोगों ने registration link वहीं से आए हैं। You can send us the queries and I'll be giving you my mobile number. You can contact me anytime. Thank you.